चलो आज अपनी आगे की शुरुआत करते हैं बच्चों। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था और आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, फिर फ्रिक्शन करेंगे और फ्रिक्शन के बाद उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम लोग इतना काम आज करेंगे, ठीक है? ओके, शुरुआत करते हैं अपनी सबसे बेसिक क्वेश्चन से। और बेसिक क्वेश्चन हमारा ये है, वेट, यस बच्चों, ये हमारा है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम आज पढ़ रहे हैं कनेक्टेड बॉडीज का। जो बॉडीज आपस में कनेक्ट होती हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, ये हमारी बच्चों एक क्या है, सस्पेंशन है, बहुत फेमस है ये। पुली वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा ये, ठीक। ये हमारा इस तरीके से है और ये इस तरीके से एक पुली लगी हुई है बच्चों। यहां पर हमारा इधर एक मास सस्पेंड हो रहा है m1, यहां पर एक मास सस्पेंड हो रहा है m2। यस, ठीक। देखो बच्चों, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों हो क्या रहा है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कनेक्टेड बॉडीज का पढ़ रहे हैं। कनेक्टेड बॉडीज का मतलब है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटर लिंक्ड होती हैं। तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, ये कोई हमारी इधर वायर है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये हमारी कोई इधर क्या है, वायर। ये हमारी कोई इधर वायर है, ये इधर एक पुली लगा हुआ है। ये जो व्हील आपको दिख रहा है ना, व्हील, ये व्हील हमारा क्या है, ये आपका एक पुली है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, एक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करता है, फोर्स को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर देता है। यहाँ पर आपका राइट साइड में एक मास m1 हैंग कर रहा है, लेफ्ट साइड में मास m2 हैंग कर रहा है, और आपका जो m1 है वो m2 से क्या है, ज्यादा। m1 जो है वो m2 से क्या है बच्चों, ज्यादा है। जब m1 m2 से ज्यादा है तो कॉमन सेंस की बात है, ये चीज इसको, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अरे इतना तो कॉमन लॉजिक लगाओ ना, जब m1 ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? यहाँ तक सबको बात आती है समझ में? रिस्पॉन्स कर दो स्नेहा एंड अलीशा, ठीक है? ओके, फाइन। बच्चों आईएससी बोर्ड के बच्चों ने तो पुली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 10th में। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा नया टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, ठीक। फाइन। अब देखो बच्चों, इस पर मैं लगाऊंगा कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक हमारी टेंशन फोर्स होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक हमारी फोर्स होती है टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स क्या होती है बच्चों आपकी, इस टेंशन फोर्स का क्या काम होता है, ये आपकी एक होती है टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स जो होती है हमारी खिंचाव की वजह से लगती है। किसकी वजह से लगती है, खिंचाव की वजह से। और ये टेंशन फोर्स हमारी लगती है स्ट्रिंग पर लगती है, स्ट्रिंग हो गया, रोप हो गया, इन पर लगती है। रस्सी पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो आपकी टेंशन फोर्स होती है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खिंचाव, जो खिंचाव की वजह से लगती है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो बच्चों बस जल्दी से बुद्धि लगाकर समझते जाओ। इधर आपका ये मास है कितना, m1, तो इधर आपकी फोर्स लग जाएगी m1 जी। इधर आपका वेट तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, खिंचाव ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, खिंचाव ऊपर की तरफ लगेगा। अब ऐसे ही आपका इधर आपका वेट लग जाएगा नीचे की तरफ, m2 जी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है m2 जी, और इधर आपका खिंचाव, टेंशन ऊपर की तरफ इधर लग जाएगी। अरे बच्चों खुद बताओ, जब इधर वेट नीचे की तरफ लगेगा तो खिंचाव तो ऊपर की तरफ होगा ना। हमेशा टेंशन फोर्स फिक्स सपोर्ट की तरफ होती है। टेंशन फोर्स कहाँ होती है, फिक्स्ड सपोर्ट की तरफ। तो टेंशन फोर्स जो खिंचाव है वो ऊपर की तरफ फिक्स सपोर्ट की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आपका इधर वेट नीचे की तरफ लग रहा है m2 जी, तो आपकी जो टेंशन फोर्स है खिंचाव वो ऊपर की तरफ आ जाएगा टी। टी खिंचाव, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इधर ये लग जाएगी, ठीक है? ये खिंचाव है। एक ही रस्सी है तो जितना खिंचाव इधर होगा उतना ही खिंचाव इधर होगा। और हमारी रोप एक ही है ना, रोप यहाँ गई और फिर रोप इस तरीके से यहाँ पे बाउंड हुई और फिर इधर आ गई। तो यानी कि जो खिंचाव इधर लग रहा है टेंशन फोर्स, वही खिंचाव टेंशन फोर्स इधर लगेगा। यहाँ तक आती है बात समझ में? श्रेयांश पाठक,
सन्या मनेजा। ठीक है। अब बच्चों मैं इधर देखता हूँ, देखो अब मैं इधर देखता हूँ एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ M1, फ्री बॉडी डायग्राम में इधर M1 का देख रहा हूँ। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा तो M1 को मैंने अलग से बना दिया। M1 को मैंने अलग से बना दिया तो M1 पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो करते हैं। M1 पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा इधर, M1G वेट नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी आपकी। अरे वेट नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स खिंचाव ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस बता रहे हैं हम लोग। और नेट फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, ये फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये फिजिक्स की जिंदगी है, मेन फिजिक्स यहीं से आ रही है। खिंचाव नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, और ये नीचे मूव कर रहा है, ये हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है। इमेजिन करो बच्चों, ये हमारा इस तरीके से नीचे मूव कर रहा है। जब ये नीचे इस तरीके से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स हमारी इधर लग जाएगी, जो क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स तो हमारी ये होती है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स हमारी इधर लग जाएगी, नेट फोर्स इधर लग जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां तक आती है बात समझ में स्नेहा? ठीक, अलीशा, फिलिप। ठीक है फिलिप, ठीक, वेरी गुड। पाखी? ठीक बच्चों, अब देखो जल्दी से इसमें ये आपका आ जाता है। अब आपकी जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, जो आपकी इधर ये नेट फोर्स होगी बच्चों, तो नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। वो आपकी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड दिस माइनस अपवर्ड फोर्स। अरे नेट फोर्स यही तो हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो क्या आ जाएगा आपका, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड क्या है आपका M1G, अपवर्ड क्या है आपका T, तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। ये बात आई समझ में? अरे आई नहीं बातें समझ में, इसके फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। ठीक, इसने हाँ, ठीक है बच्चों, मुझे रिस्पॉन्स दे दिया करो यस या नो करके, जिससे पता लग जाए कि भैया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चलो देखो, अब FBD M2 की देखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बनाते हैं हम लोग। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब M2 का बनाओगे बच्चों, तो ये आपका इधर M2G इधर वेट नीचे की तरफ लगेगा, M2G वेट इधर नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, खिंचाव ऊपर की तरफ होगा ना। ये मैंने बना दिया। और ये कहाँ मूव कर रहा है, बताओ स्नेहा, ये कहाँ मूव कर रहा है M2? ये तो नीचे मूव कर रहा है। जब ये नीचे मूव करेगा तो श्रेयांश ये कहाँ मूव करेगा, M2 ऊपर, ऊपर मूव करेगा। ये चीज जब नीचे मूव कर रही है, क्योंकि इस तरीके से मोशन हो रहा है ना आपका, इस तरीके से आपका मोशन हो रहा है, ये चीज नीचे आ रही है तो ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज ऊपर आएगी तो नेट फोर्स लगेगी ऊपर। और वो नेट फोर्स आपकी क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे वो नेट फोर्स आपकी क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वो नेट फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन, और वो नेट फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, T माइनस M2G। ये आपकी इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों? अरे नेट फोर्स आपकी क्या आ गई, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो आपकी क्या आ जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स। T M2G से ज्यादा होगा ना तभी तो ऊपर मूव कर पाएगा। अरे T M2G से ज्यादा होगा तभी तो ऊपर मूव कर पाएगा। और वो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। इधर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी अपवर्ड से, तभी नीचे मूव कर पाएगा। इधर डाउनवर्ड अपवर्ड से ज्यादा, इधर अपवर्ड डाउनवर्ड से ज्यादा, तभी ऊपर मूव कर पाएगा। तभी आपका ऐसे मोशन होगा, ये नीचे ये ऊपर। ठीक, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने इधर क्या कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन इधर कर दिया। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन कर दोगे तो दोनों के LHS को प्लस कर दो, दोनों के RHS को प्लस कर दो, तो M1A प्लस M2A। ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा M1G माइनस T, और प्लस में T माइनस M2G। तो ये आपका आ जाएगा, A को इधर कॉमन ले लिया हमने, ये आ जाएगा आपका M1 प्लस M2। ये T इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका G M1 माइनस M2। ये आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों,
फाइन, यहां तक आई बात समझ में? ठीक, तो इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं बच्चों, ये चीज मैंने इधर लिख दी कि सो ए कितना आ जाएगा आपका, या फिर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, एक मिनट, ताकि ये वाली एक्सप्रेशन इधर आ जाए, इसलिए हमें वैसे करना है। देखो इधर आ जाएगा आपका ए m1 प्लस m2, और इधर आ जाएगा आपका ये g m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। आप इधर देखोगे तो ए आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा g m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो आपका ये इधर एक्सीलरेशन आ जाएगा, आपका इधर एक्सीलरेशन ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अरे इज इट क्लियर? ये आपका एक्सीलरेशन इधर डिराइव हो जाता है, ये एक्सीलरेशन इधर आपका डिराइव हो जाता है जी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक आई सबको बात समझ में? ये पाखी, अनंजय पाठक, अनंजय, वेरी गुड, गुड। पाखी एंड अलीशा, समझ में आई बात? फाइन, ठीक है बच्चों, ये तो आपका एक्सीलरेशन आ जाता है, इसे मैं थर्ड इक्वेशन इधर मैंने मान लिया है इसे। अब मैं इधर ये लिख देता हूं, पुटिंग यूजिंग ए इन सेकेंड, यूजिंग ए, यूजिंग एक्सीलरेशन इन, यूजिंग ए इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ए यूज कर दिया, तो सेकेंड इक्वेशन है क्या, टी आपका क्या है बच्चों, m2a प्लस m2g है। टी आपका इधर क्या है, m2a प्लस m2g है, तो ए की वैल्यू इसमें ये पुट कर दो आप। सबसे पहले टी क्या आ जाएगा आपका m2, इधर आ जाएगा a प्लस g, ये आ जाएगा। ठीक, तो टी आपका क्या आ जाएगा m2, इधर आपका a की जगह क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका g m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस में g। ठीक है, देखो ये आपका आ जाएगा बच्चों, इधर एक ही जगह हम लोगों ने इधर क्या पुट कर दिया, g ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस g। तो t इधर आ जाएगा आपका m2 g, इधर आ जाएगा m1 माइनस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस में 1। तो t ये आपका आ जाएगा m2g, ये आ जाएगा आपका m1 माइनस m2 और प्लस में m1 प्लस m2। अरे ये वाली चीज इधर इधर मैंने स्मॉल जी को कॉमन ले लिया, अब एलसीएम ले लिया इनका, तो m1 प्लस m2 इधर चला जाएगा और अपॉन में m1 प्लस m2 ये आ जाएगा आपका। इससे आप लोगों का बच्चों ये कट गया, तो आपका t क्या आ जाएगा इधर, ये m1 प्लस m1 2m1 हो जाएगा ना, है ना स्नेहा, ये m1 प्लस m1 क्या हो जाएगा 2m1। फाइन, तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर 2m1 m2g और अपॉन में 2m1 m2g और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका इधर आ जाता है 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हम लोगों को टेंशन पता लग जाती है कि कितना खिंचाव होगा, और ये हम लोगों को इधर पता लग जाता है एक्सीलरेशन, कि कितने एक्सीलरेशन के साथ लेफ्ट वाली ऊपर जाएगी, राइट वाली नीचे आ जाएगी।
ये समझ में आया सबको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करके बनाते हैं? ठीक है, फाइन। ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम के बच्चे होते हैं पुली वाले क्वेश्चन। पुली वाले क्वेश्चन ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम के होते हैं। ठीक है, फाइन। तो इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, वेरी गुड, फाइन फाइन। अब देखो बच्चों, नया हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों कोई लिमिट नहीं है, ये तो मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चन करा दिए। अब ऐसे क्वेश्चन भैया कितने तरीके के हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं बच्चों की, एक बॉडी को अलग से बना दो और उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो कर दो, अपनी बुद्धि लगाओ, बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा तो खुद कॉन्फिडेंस आता रहेगा आपका। स्नेहा ने पीडीएफ भेजी है मुझे, तो सही है। वो अपने डायरी में नोट्स बना रहे हो आप स्नेहा? हाँ, एक बेटा अच्छा सा ना कॉपी रजिस्टर बनाओ अपना, और वो आपका फिर ये नोट्स आपके 12th तक काम में आएंगे। हाँ हाँ, ये आपके आगे तक काम में आएंगे, 11 12 आगे तक। तो इसलिए जो है एक रजिस्टर में अपना सब नोट करना, ये रजिस्टर में सेपरेट। बाकी लोग भी अपने नोट्स भेजते रहो, सन्या मनेजा, श्रेयांश, ठीक है। नोट्स भेजो अपने, बाकी पीडीएफ बना बना कर, ठीक है नंजय, फिलिप। हाँ, चलो हाफ पीडीएफ ही भेजो, कुछ तो भेजो। ठीक, ठीक है नंजय, चलो ठीक है, तुम हाफ ही भेज दो, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों स्क्रीनशॉट लोगे तो वो आपके सब पता नहीं कौन सी दुनिया में एक दिन चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। इसलिए कॉपी में नोट करते रहो और मुझे पीडीएफ भेज दो, ठीक है फिलिप। ठीक, और बाकी आपने भेजे तो थे, वो क्वेश्चंस लिखकर भेज देना आप मुझे, ठीक है। ठीक, फाइन। एक और क्वेश्चन देखो पीडीएफ में आपको बता दे रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम का, उसके बाद फिर अपना फ्रिक्शन चैप्टर फ्रिक्शन शुरू कर देंगे। ये आपका है बच्चों, ये आपका है, ये 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 ये, ठीक, फाइन। हम्म, ये आपका बच्चों एक टेबल है, ठीक है। ये आपका क्या है, टेबल, इस तरीके से। ये आपका इधर ग्राउंड है, ये एक रखा हुआ है, इसका मास m1 है, और इधर इसका मास कितना है आपका, इसका मास जो है ये आपका m2 है, ठीक। इसका मास है आपका m2, इसका मास है आपका m1, फाइन। आपको इसमें बताना है, और ये इधर मूव कर रहा है, ये हमें गिवन है, ये इधर मूव कर रहा है क्योंकि m2 m1 से ज्यादा है। m2 किससे ज्यादा है, m1 से ज्यादा है। जब m2 m1 से ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक। तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ओके। कैसे बनाएंगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले ले लिया? अरे बच्चों, ठीक है, ले लिया सबने, फाइन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अगर कॉमन सेंस लगाओ, इस पर देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इधर हमारा वेट लग रहा है नीचे की तरफ m2g, इधर हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है आपका m2g, ये हमारा वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर एक खिंचाव लग रहा है, टेंशन फोर्स, वो इधर ये लग रही है हमारी। ये हमारी ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, खिंचाव। ये नीचे मूव करेगा तो ऊपर खिंचाव लगेगा ना, एक टेंशन फोर्स। तो ऊपर फिक्स सपोर्ट की तरफ, फिक्स सपोर्ट क्या है, ये पहिया, ये जो व्हील दिख रहा है इसे हम लोग पुली कहते हैं। ये पुली जो है इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इधर ट्रांसफर कर दे रहा है, और ये जो पुली है, ये हमारा पुली एक फिक्स सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो पुली पर टेंशन फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक। अच्छा, अब आप देखते हो बच्चों, तो इधर आपकी एक टेंशन फोर्स लगेगी, क्योंकि टेंशन फोर्स कहाँ लगती है, फिक्स्ड सपोर्ट की तरफ लगती है। तो टेंशन फोर्स इधर फिक्स सपोर्ट की तरफ, इधर ऊपर फिक्स सपोर्ट की तरफ। इस पर एक वेट नीचे की तरफ लगेगा m1 जी, लगेगा ना नंजे? वेट इस पर नीचे की तरफ लगेगा, तो ये जो टेबल है ये इस पर एक ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। टेबल उस पर क्या अप्लाई करेगा, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा,
अरे कोई चीज टेबल पे रखी हुई है तो भैया टेबल उस पर एक रिएक्शन फोर्स देगा ना। ठीक, टेबल ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा m1, और टेंशन फोर्स इधर लगेगी खिंचाव इस फिक्स सपोर्ट की तरफ। ठीक, तो अब मैं अगर बना देता हूं, मैंने इधर भी बना लिया। अब आप देखोगे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, सबसे पहले M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम M2 का क्या आ जाएगा, ये देखो M2 पर ये वाली फोर्स लग रही है नीचे एक M2 जी, M2 जी, ये हमारी एक तो इस पर एक फोर्स लग रही है M2 जी, फाइन। ओके, ये हमारी वेट फोर्स लग रही है M2 जी इस पर नीचे की तरफ। अब ऊपर एक हमारी टेंशन फोर्स लग रही है, ऊपर हमारी क्या लग रही है बच्चों, टेंशन फोर्स। ऊपर हमारी टेंशन फोर्स खिंचाव लग रहा है फिक्स सपोर्ट व्हील पुली की तरफ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जिससे नीचे मूव कर रहा है फोर्स के साथ, जिसे मास इनटू एक्सीलरेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसके साथ ही नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फाइन। अरे नीचे तो मूव करेगा ये, है ना बच्चों, है ना इसने। ठीक, सन्या मनेजा, ठीक। अब आप देखोगे इसमें तो आपकी बच्चों नेट फोर्स क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। अरे नेट फोर्स आपकी यही तो हो जाएगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें इसका मास इनटू एक्सीलरेशन, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड ज्यादा होगा अपवर्ड से, तभी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका m2g माइनस टी। इज इट क्लियर? ठीक, ये आपका हो जाता है। ओके, अब आप इधर देखते हो एफ बी डी ऑफ m1, एफ बी डी ऑफ m1, एफ बी डी m1 की अगर आप देखोगे तो बच्चों देखो m1 की एफ बी डी देखते हो तो ये आपका आ जाता है इधर m1। तो नीचे बच्चों हमारा वेट लगेगा m1 जी, नीचे हमारा क्या लग जाएगा, इधर वेट लग जाएगा m1 जी। ये हमारा नीचे इधर वेट लग रहा है m1 जी। ऊपर हमारी रिएक्शन फोर्स लग रही है r। अब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो हमारा मूव कर नहीं रहा है। अरे ब्लॉक ऐसे ऐसे थोड़ा ना मूव कर रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बैलेंस है, r m1 जी के इक्वल है। तो आप चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस मैंने शो कर दी है, बट आर एम वन जी के इक्वल है ना, क्योंकि अगर आर ज्यादा हो जाता तो ये हवा में उड़ जाता, एम वन जी ज्यादा हो जाता तो ये टेबल तोड़ के नीचे आ जाता। आर एम वन जी के इक्वल है, तभी ये ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो मेन हमारी यही वाली इधर एक फोर्स लग रही है, टेंशन फोर्स। क्या लग रही है, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में। ये हमारी इधर टेंशन फोर्स लग रही है, ठीक। तो टेंशन फोर्स हमारी क्या आ जाएगी इधर, नेट फोर्स हमारी इधर क्या हो रही है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे ये इधर मूव कर रहा है ना, इस साइड ये मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो कितनी फोर्स के साथ मूव करेगा, मास इनटू एक्सीलरेशन वाली फोर्स के साथ। तो वो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स के इक्वल। यहां तक आती है बात समझ में? अरे ठीक है, फाइन। देखो आप ये इधर मूव कर रहा है कितनी फोर्स के साथ, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेंशन फोर्स के इक्वल, खिंचाव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे तो ये आपका हो जाता है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया आपने, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन। तो दोनों के एलएचएस को प्लस कर दो, दोनों के आरएचएस को प्लस कर दो। एलएचएस को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, m2a प्लस m1a। आरएचएस को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस टी और प्लस में टी, ये आ जाएगा। आरएचएस को प्लस कर दोगे तो m2g माइनस टी और प्लस में टी, तो माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, a, और इधर आ जाएगा आपका m2 प्लस m1, ये आ जाएगा, ठीक। a ब्रैकेट में इधर m2 प्लस m1, ये आ जाएगा इधर कितना, m2
जी। ठीक, माइनस टी प्लस टी आपका ये कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा इधर m2g। तो एक्सीलरेशन आपका कितना आ जाएगा m2g और अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका इधर एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये आपका इधर क्या आ जाता है बच्चों, एक्सीलरेशन। ये बस सबको समझ में आई कैसे कर रहा हूं मैं? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, फाइन। ये आपका एक्सीलरेशन, ये इसे थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने। अब मैंने इधर लिख दिया कि यूजिंग स्मॉल ए, यूजिंग स्मॉल ए इन सेकंड, सेकंड के अंदर मैंने स्मॉल ए यूज कर दिया। सो जिसकी वजह से आपका ये कितना आ जाएगा बच्चों, टेंशन कितना आ जाएगा आपका, एम एक्सीलरेशन m1 की जगह इधर पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका m1, और एक्सीलरेशन की जगह ये पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका इधर आ जाएगा टेंशन। ठीक है, ये हमारा इधर क्या आ जाता है, टेंशन। आई बात बच्चों समझ में ये? ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्नेहा, अलीशा? ठीक, वेरी गुड। पाक, ठीक ठीक। पाखी, स्नेहा को समझ में आया? ठीक, पाखी, फिलिप, अनंजय, अनंजय पाठक, अनंजय श्रेयांश, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक है बच्चों, फाइन। यहां तक आपका था फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की, मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम निकाले जाते हैं। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सुनने में आ रहा है अक्टूबर में हार्टमैन में भी एग्जाम है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, और बाकी अब हम लोग फ्रिक्शन कराते हैं। श्रेयांश पाठक, आया समझ में ये? फाइन। इसको बच्चों लिखकर खुद एक बार प्रैक्टिस करोगे ना एक दो बार, तब आपको अच्छे से और आएगा समझ में। इसलिए मेहनत करो और इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। कल बच्चों आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, बताओ किस टाइम लगा दे? बताओ। मॉर्निंग में? अच्छा, मॉर्निंग में किस टाइम, 10 बजे लगा दे? अगर बच्चों रात को 8 बजे लगा दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ। हाँ हाँ। अच्छा, रात को 8 बजे लेते हैं? अच्छा, ऐसा है। 7 से 8 दूसरी होती है, ओके। तो ऐसा कर ले, 9 बजे लगा दें कल। 5 to 7 क्या है? ओके, केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी 5 to 7। ओके, चलो बताते हैं फिर कल का टाइमिंग। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, क्योंकि सुबह हो सकता है कि कुछ हो जाए प्रॉब्लम। चलो ऐसा करो, सुबह आप ऐसा करो, सुबह ही मान लो। सुबह कितने बजे ले लें फिर, 10 बजे ले लें सुबह? बताओ, मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, ये डन है। फिर मॉर्निंग में कल 10 बजे कल आपकी क्लास है, ठीक है, सुबह। फाइन। हाँ हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टाइम दे दूंगा और उस टाइम में आप लोग आ जाना, जिसको कल कोई प्रॉब्लम है, जिसको अपना छूटा हुआ कुछ कंप्लीट करना है बेसिकली, ठीक है। तो वो अगर किसी को करना है तो वो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक। और बाकी 10 बजे आपकी सबकी कंबाइन ऑनलाइन क्लास है। कंबाइन ऑनलाइन क्लास सबकी 10 बजे है। और वैसे सच किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। यस यस यस। 11 टू 11 टू 12 ज्यादा देर नहीं हो जाएगी थोड़ी? 10 बजे कोई प्रॉब्लम है बताओ? अच्छा, 10 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी। अच्छा, चलो फिर ठीक है, 11 से 12 रख देंगे, ठीक है, 11 से 12 फिर फाइनल है, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास का टाइम जैसे चेंज हो सकता है क्या, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा? बताओ, पूछ के बता देना, चलो ठीक है। ग्रुप में बता दूंगा। तो बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास 10 से 11 होगी या 11 से 12 के बीच में होगी, ठीक है। और तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है स्नेहा, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो बच्चों, फ्रिक्शन को ध्यान से समझना, बहुत फाइन। और एक बड़ी सी एक बात सुनो, जरूरी बात। वो जरूरी बात आपकी ये है बच्चों, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यार, खड़े खड़े थक गया। बच्चों देखो, जरूरी बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड में लॉज ऑफ मोशन कायदे से यहाँ से शुरू हुआ है। मैंने आपको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज इसलिए बता दिया क्योंकि फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में कनेक्टेड बॉडीज आ जाता है। फ्रिक्शन भी अगर उसमें लगा दोगे तो वो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए उसका बेसिक बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बता दिया। आईएससी बोर्ड में क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, आईएससी बोर्ड में आपका कोई चेंज ही नहीं हुआ है सिलेबस में, तो आईएससी बोर्ड में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अक्टूबर में तो आई थिंक एग्जाम होंगे ही, है ना। तो इसलिए उन बच्चों का तो पूरा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज उनके लिए काम वाला है। और आप लोग अब ये समझो, आप लोगों का फ्रिक्शन यहाँ से हुआ है बट उसका यूज होगा आप में, तो इसलिए वो चीज मैंने आपको बता दी थी। वैसे आप लोगों का सिलेबस यहाँ से फ्रिक्शन से। अच्छा देखो, फ्रिक्शन हमारा होता क्या है, ठीक है लीशा। फ्रिक्शन देखो हमारा क्या होता है। फ्रिक्शन हमारा एक अपोजिंग फोर्स होती है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। ठीक संध्याम। हाँ, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक हमारी फोर्स लगती है जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसका काम वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। अरे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स सबने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो वही काम हमारा मैकेनिक्स फिजिक्स में फ्रिक्शन करता है। तो फ्रिक्शन हमारा करता क्या है बच्चों, फ्रिक्शन हमारा जो होता है वो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बात सबको समझ में आई होगी। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स हमारे तीन तरीके की होती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग होती है, बट मूवमेंट करने ही वाली है, बस मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, मूवमेंट करने ही वाली है मगर मूवमेंट हुआ नहीं है अभी, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है, देख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन या इसे हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह देते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह देते हैं, जब आपकी बॉडी मोशन कर रही होती है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे डायनेमिक काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। और जो बॉडी, जब बॉडी मोशन कर रही होती है अनंजय, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे हम लोग काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कह देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कह देते हैं, फाइन। अच्छा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ओके। और सबसे ज्यादा बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है
वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है इसका हाईएस्ट फ्रिक्शन होता है, हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स। ये आपकी कैसी होती है? हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स होती है। आई बात समझ में बच्चों? ये आपकी होती है हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे अब मैं ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा। ग्राफ की मदद से हम लोग इसको समझते हैं बच्चों। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमारा है इधर फ्रिक्शन फोर्स, वाई एक्सिस पर हमारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है? अप्लाइड फोर्स। एक्स एक्सिस पर हमारा इधर अप्लाइड फोर्स है और वाई एक्सिस पर हमारा इधर फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये इस तरीके का हमारा इधर ये ग्राफ आ जाता है। ठीक, ये ग्राफ बहुत कुछ कहता है। यस, इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये ग्राफ हमारा क्या क्या चीज कह रहा है, इस चीज को ध्यान से समझो बच्चों। देखो इस ग्राफ को मैंने किस तरीके से बनाया है, जैसे आप समझो ये आपकी कोई बॉडी है जो किसी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, फाइन। ये कोई बॉडी है जो कहाँ रखी हुई है? किसी सरफेस पे आपकी कोई बॉडी इधर रखी हुई है, ठीक। अब एक मिनट जरा वेट। यस, देखो बच्चों, ये आपकी एक बॉडी है जो एक सरफेस पे रखी हुई है। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है जब अप्लाइड फोर्स लगती है। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है जब अप्लाइड फोर्स लगती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी ऐसे रखी हुई है और इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, अभी इस पर बस वेट लग रहा है नीचे और रिएक्शन फोर्स लग रही है ऊपर, और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स लगती ही तभी है जब अप्लाइड फोर्स लगती है। अब मैंने इस पर अप्लाइड फोर्स लगाई, मैंने इस डायरेक्शन में यहां पर अप्लाइड फोर्स लगाई। जब मैंने इधर अप्लाइड फोर्स लगाई तो वैसे ही मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना शुरू हो गई। ये मेरी अप्लाइड फोर्स है जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया है। ये मेरी फ्रिक्शन फोर्स है जिसे मैंने किससे डिनोट किया है? स्मॉल एफ से। और ये मेरी अप्लाइड फोर्स है जिसे मैंने किससे डिनोट किया है? कैपिटल एफ से। तो जैसे ही मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगाओगे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है स्नेहा? ठीक, ऐसा नहीं है जैसे आपका ये है यहाँ पर ये रखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो आप देखो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स अब बढ़ा रहे हो, आपने अप्लाइड फोर्स लगाई कितनी? 10 न्यूटन। बहुत ध्यान से समझना बात को। देखो अप्लाइड फोर्स हमने लगाई इधर 10 न्यूटन। जब आपने इधर 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक आगे मूव नहीं किया, ठीक। तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ी, अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रही है। अब आपने 20 न्यूटन लगाई तब भी ब्लॉक आगे मूव नहीं किया, फिर आपने 30 न्यूटन लगाई फिर भी ब्लॉक आगे मूव नहीं किया, फिर आपने 40 न्यूटन लगाई फिर भी ब्लॉक आगे मूव नहीं किया, फिर 49 न्यूटन लगाई फिर भी आगे ब्लॉक मूव नहीं किया, फिर 50 न्यूटन लगाई, अब ब्लॉक मूव बस करने ही वाला है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रही है। अरे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रही है। फिर जब आपने 50 न्यूटन अप्लाई करा तो ब्लॉक बस एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, मूवमेंट करने ही वाला है, मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस मूवमेंट करने ही वाला है। तब आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिली। जो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिलती है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं। और फिर जैसे ही आपने 51 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी तो ब्लॉक आगे मूव करने लग गया। ब्लॉक जब आगे मूव कर रहा है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। वो क्या है? हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों। वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। देख रहे हो ना, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? आपका कम। तो ये तो आपका इधर आपका क्या आ जाता है? ये आपका इधर है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आपका इधर है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये आपका इधर क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप देख ही रहे हो बच्चों, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। एक बार फिर से समझ लो बच्चों,
हमारा फ्रिक्शन तीन तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी स्टेशनरी, और तब जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग होता है, मूवमेंट हुआ नहीं है, बस मूवमेंट होने ही वाला है, एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है तब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो इसे बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्फ अपने आप से एडजस्ट होती रहती है, ये अपने आप से एडजस्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स से अपने आप एडजस्ट होती रहती है। अरे ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है ना, ये ग्राफ क्या बता रहा है सन्या मनेजा, ये ग्राफ बता रहा है कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स एक्सिस बढ़ रही है तो वाई एक्सिस भी बढ़ रही है यहाँ तक। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये ब्लॉक अभी यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, तब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है फ्रिक्शन। जैसे ही मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगी। अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगाई, इसका मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैंने 20 न्यूटन लगाई, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। 30 न्यूटन लगाई, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। 40 न्यूटन लगाई, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसका भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि मगर मैं अप्लाइड फोर्स तो लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स तो लगा रहा हूँ, मूवमेंट स्टार्ट हो नहीं रहा है। तब कौन सी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ बढ़ती रह रही है, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रही है। फिर जैसे ही बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, बस जस्ट मूवमेंट करने ही वाली है, मूवमेंट हुआ नहीं है, मूवमेंट करने ही वाली है, तब आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिली जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दिया। और जैसे ही बॉडी मूव करने लग गई, फिर जैसे ही बॉडी क्या करने लग गई, मूव करने लग गई, तो वैसे ही आपकी फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई। और फिर कौन सी फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है बच्चों, फिर आपकी आ जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर आपको इधर मिल गया ये काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे ही बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग हो गई तब आपकी फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट हो जाता है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका कांस्टेंट इधर आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या आ जाता है इधर, कांस्टेंट। अब आप चाहे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, वाई एक्सिस कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस बढ़ रही है, वाई एक्सिस कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट रहता है फिर। फाइन, यहां तक बात समझ में आई स्नेहा। ठीक है, ये आपके फ्रिक्शन के बारे में था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो इसको लिख देना। वैसे तो मैं नोट्स भेज दूंगा, अभी तक 2 दिन से बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर आज पक्का भेज दूंगा, बस मुझे आज रिमाइंड करा देना, मैं सारे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं सारे भेज दूंगा सारे नोट्स। तो इसका आंसर यही होगा इसके अंदर, कौन सा। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन बता रहे हैं। देखो, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज इट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। आप देखो, जब बॉडी ने मूवमेंट करा तो बॉडी में अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है। अरे आप स्नेहा कार चला रहे हो, ठीक है, आप जब कार चला रहे हो तो जब आपने कार स्टार्ट करी, चाबी लगाई कार में, ठीक है, तो आपने एक अप्लाइड फोर्स लगा दी, तब कार में एक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गई। जब कार एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, मूवमेंट करने ही वाली है, तब आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिली जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दिया। अब आपकी कार आगे चलने लग गई, जब आपकी कार आगे चलने लग गई तो आपकी अप्लाइड, तब आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स आई वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अब आपकी जब कार आगे चल रही है तो अप्लाइड फोर्स तो बढ़ती जा रही है। अरे पहले आप 10 मीटर पर सेकंड के साथ कार चला रहे हो, फिर 20 मीटर पर सेकंड के साथ कार चला रहे हो, फिर 30 मीटर पर सेकंड के साथ कार चला रहे हो, फिर 40 मीटर पर सेकंड के साथ कार चला रहे हो। तो जैसे जैसे आप कार चला रहे हो, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, कार चला रहे हो, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बढ़ता जाएगा ना आपका, वो सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है आपका। स्नेहा आपकी ये समझ में आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, कार की स्पीड बढ़ने से अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका जो होगा वो कांस्टेंट रहता है अप्लाइड फोर्स के साथ, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ साथ चेंज होता रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। देख रहे हो ना,
कांस्टेंट है। ठीक, आई बात समझ में? स्नेहा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका कांस्टेंट है। फाइन। 30 मीटर पर सेकंड मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतनी स्पीड की कार की नहीं हो सकती। 30 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। 30 किलोमीटर पर आवर तो तब भी समझ में आ जाता है, 30 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, चलो खैर, ये कॉन्सेप्ट सबको आ गया ना? अनंजय, अनंजय पाठक, अनंजय, श्रेयांश पाठक, चल, चलो ठीक, फन, ठीक है सन्नियम। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट रह रहा है, देखो। अच्छा, अब देखो बच्चों, लॉज होते हैं कुछ फ्रिक्शन के, जल्दी से देख लो लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज हमारे फ्रिक्शन के क्या क्या होते हैं, जल्दी से समझो। लॉज ऑफ फ्रिक्शन हमारे क्या होते हैं? पहला तो हमारा लॉ होता है बच्चों फ्रिक्शन का, लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपका ये होता है कि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। अरे, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने आर कह दिया चाहे एन कह दो, नॉर्मल रिएक्शन जो लगाती है, जैसे इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा आर और नीचे वेट लगेगा एम जी। नीचे वेट क्या लगेगा बच्चों आपका? एम जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, देखो वेट नीचे की तरफ लगेगा, फाइन, वेट नीचे की तरफ लगेगा एम जी, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम इधर कह देते हैं कांस्टेंट म्यू आर के। कांस्टेंट क्या कह देते हैं? म्यू आर के। ये आपका म्यू, तो म्यू आपका जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन का रेशो आ जाता है। और म्यू आपका होता क्या है बच्चों? म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। म्यू आपका क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका म्यू हो जाता है। और म्यू आपका फिर इधर क्या आ जाता है? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, इनका रेशो होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात आती है समझ में, श्रेयांश? ठीक, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, तो कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस का ही रेशो है, इसलिए यूनिटलेस डायमेंशन लेस होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या आ जाता है? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ओके। स्नेहा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया आपको समझ में? ओके, तो अब आप ऐसे करके कह सकते हो बच्चों इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो। तो आप कह सकते हो सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या आ जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन आपका क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये आ जाएगा आपका। नॉर्मल रिएक्शन तो हर केस में सेम रहेगा। ठीक, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो हमें सबको पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड वी कैन से दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की। इज इट क्लियर?
ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ kinetic friction, वो सॉरी static friction, limiting friction is the maximum value of static friction, ठीक, because it is the friction when the body is at the verge of moving, no movement is there but body is at the verge of moving। तो अच्छा अब देखो, तो आप ऐसे करके कह सकते हो बच्चों, सो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज होगी, सो म्यू एल सबसे ज्यादा होगा म्यू एस से, और सबसे कम क्या होगा म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? यहां तक आती है बात समझ में सबको? अच्छा, अब बच्चों इसके दूसरे लॉस देख लो, दूसरे इसके लॉस तो थ्योरेटिकली हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो होती है बच्चों, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी सारे थ्योरेटिकल लॉज हैं। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्म वो उस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन फोर्स आपकी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स आपकी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है। जैसे आपका कोई एक स्मूथ सरफेस है तो यार जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स कम मिलेगी। कोई आपका इस तरीके से उबड़ खाबड़ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फाइन, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा यहां तक सबको बात आ जाती है समझ में? फाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग। ले लिया? फाइन, अच्छा फाइन। अब देखो बच्चों, एक जरूरी चीज और सुन लो जल्दी से, कि अनंजय पाठक, अनंजय प्रेजेंट है? बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो आपकी टेंजेंशियली अपोजिट होती है टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स की चौथी लॉ है हमारा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शन फोर्स इज टेंजेंशियली अपोजिट टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंशियली अपोजिट होती है, ठीक। ये लॉ आपको बाद में आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको अच्छे से एलोबरेट करा दूंगा। अभी आप समझ लो ये एक लॉ होता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज टेंजेंशियली अपोजिट टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट, इसको बाद में अच्छे से समझाएंगे। अभी चिंता मत करो, इस चीज को अभी एक्सप्लेन नहीं करा है, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अभी उससे पहले एक टॉपिक आपको बता देता हूँ, एक हमारा टॉपिक है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ रिपोज। थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, ये आपका आ जाता है बच्चों इधर, इसको भी रबी कर दो यार। एंगल ऑफ रिपोज इधर बता दे रहे हैं आपको लास्ट। एंगल ऑफ रिपोज, देखो एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है बच्चों, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, ये आपका क्या है? इंक्लाइंड सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। बच्चों इंक्लाइंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है इसमें। यहाँ तो एंगल ऑफ रिपोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये ना आए, इसके बिना क्वेश्चन पेपर पूरा ही नहीं होगा, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच लो इससे ज्यादा मैं वर्ड्स क्या कह सकता हूँ। तो एंगल ऑफ रिपोज आपका क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, ये आपका कोई एक तिरछा सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इंक्लाइंड सरफेस के का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिससे जो बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है वो नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे, जो बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है वो नीचे क्या करना शुरू कर दे? स्लाइड करना शुरू कर दे बच्चों, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आई बात समझ में?
ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जैसे आपका ये है, देखो ये सबको दिख रहा है फिगर, ठीक है संयम। देखो ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। अभी मैंने क्या करा है, इसके ऊपर कोई एक ऐसे करके बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अभी वो नीचे स्लाइड नहीं कर रही, अब मैंने क्या करा, थोड़ा एंगल बढ़ाया, अभी भी नीचे स्लाइड नहीं कर रही, अब मैंने थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया, जब मैंने थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया तो वो बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो यानी कि इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिससे जो बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है वो नीचे स्लाइड होना शुरू कर दे, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आई बात समझ में सबको? अरे ये है आपका, ये मेरे हाथ दिख रहे हैं ना ये दोनों, तो देखो ये इंक्लाइंड सरफेस का, अभी भी नहीं आ रही समझ में बात, ये देखो ये आपका है इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिससे जो बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है वो नीचे स्लाइड होना शुरू कर जाए, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कह देते हैं। ठीक है अलीशा? ठीक, आई बात समझ में? ठीक, अब देखो बच्चों एंगल ऑफ रिपोज का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये मेरी एक बॉडी है, इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसे मैं एन कह देता हूं, इस बार मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या कह दिया है, एन। तो रिएक्शन फोर्स बच्चों मेरी ऊपर की तरफ लग रही है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरी ऊपर की तरफ लग रही है, वेट मेरा नीचे की तरफ लग रहा है mg, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रही है, परपेंडिकुलरली ऐसे करके लग रही है, ठीक है। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरी लग रही है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली, और आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगी। अब मैं इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, जब मैं इसे इधर इसकी तरफ एक्सटेंड करूंगा और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बार बार यूज होगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, स्नेहा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा श्रेयांश, थीटा हो जाएगा, पक्का? ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा आपका। अब देखो जो वेट है mg वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, वेट mg आपका रिजॉल्व हो जाएगा, बाकी समझ में आई बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखो वेट अब आपका रिजॉल्व हो जाएगा, वेट आपका रिजॉल्व हो जाएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस आपका वेट रिजॉल्व हो जाएगा। जहां पे एंगल बन रहा होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है, मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि जहां पे एंगल बन रहा होता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, कॉस कंपोनेंट। तो इधर हमारा कॉस कंपोनेंट आ गया और इधर हमारा आ जाएगा साइन कंपोनेंट, इधर हमारा क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट, इधर हमारा साइन कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारा साइन कंपोनेंट आ जाएगा, जहां पे एंगल बन रहा होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल कंसीडर नहीं वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो mg साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यहां तक आई बात समझ में? अब देखो हमें इधर बच्चों mg से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि mg तो बिखर गया है ना, इसने हाँ, हमें mg से कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि mg हमारा स्प्लिट हो गया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, mg cos थीटा mg sin थीटा में, ठीक। mg sin थीटा की वजह से नीचे खिसकेगा, mg sin थीटा की वजह से ब्लॉक क्या होगा, नीचे खिसकने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा, यहां तक आई बात समझ में? ठीक, अरे बच्चों आ रहा है समझ में तुम लोगों को यार? अलीशा, स्नेहा, पाठक, ठीक है, हाँ, फाइन। फिलिप, इस वीडियो को वरना ध्यान से देखते रहना, ठीक है रंजय? अब देखो, अब बच्चों अगर आप देखोगे जब ये नीचे मूव करेगा तो इसको रोकने के लिए हमारी जो जीवन दायनी फोर्स है वो कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग जाएगी, इस डायरेक्शन में हमारी क्या लग जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी, इस डायरेक्शन में हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी, जिसकी वजह से वहीं का वहीं रुक जाएगा। अरे बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, तो अप्लाइड फोर्स इधर,
फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको गिरने से रोक ले रही है। गिरने से क्या कर ले रही है? इसको रोक ले रही है। ठीक है, ठीक है ना बाकी? ठीक। अब आप देखते हो बच्चों, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम है आपका, एट इक्विलिब्रियम, सब दुख गया। एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखते हो तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अब हमें किन फोर्सेस से मतलब है? हमें बस मतलब है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस वाली फोर्सेस से। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी। अपवर्ड फोर्स हमारी क्या है बच्चों? एन। ये किसके इक्वल होगी? हमारी डाउनवर्ड फोर्स एम जी कॉस थीटा से। वंस अगेन हमें एम जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एम जी हमारा बिखर चुका है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस। ठीक। तो हमारी अपवर्ड फोर्स क्या है? ये इक्वल होगी डाउनवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्स एन इक्वल होगी डाउनवर्ड फोर्स एम जी कॉस थीटा के। और इस साइड वाली फोर्स इस साइड वाली फोर्स के इक्वल होगी। अरे भाई साहब, अगर अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये नीचे खिसकना शुरू कर देगा, और अगर एफ ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर जाना शुरू कर देगा। खैर ऊपर तो जाएगा नहीं है, तो अपने आप ऐसे, हाँ नीचे नीचे कब आएगा? जब आप थोड़ा और एंगल बढ़ा दोगे, एंगल बढ़ जाएगा, साइन थीटा बढ़ जाएगा, एम जी साइन थीटा हावी हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। अरे इमेजिन कर रहे हो ना, जैसे ये वाली चीज है बच्चों, ये है, ठीक है, ये सबको दिख रहा होगा। ठीक। तो अभी आपका ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे कर कर है, कोई चीज इस पे रखिए, नीचे नहीं। स्क्रीन ब्लर आ रही है? ब्लर आ रही है क्या स्क्रीन? ठीक। अब ठीक है स्क्रीन? ठीक। देखो बच्चों, कोई चीज ऐसे करके रखी हुई है, अभी कोई चीज यहाँ पे रखी है वो नीचे नहीं गिर रही, मैंने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया तो वो नीचे गिरना शुरू कर देगी, क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा, साइन थीटा बढ़ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगी वो चीज। ठीक है। तो अभी आपका क्या है? एन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, और इस साइड वाली फोर्स इस साइड वाली फोर्स के इक्वल है, यानी कि एफ किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है संयम, संयम मनेजा पाखी, ये वाली फोर्स डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल है। ठीक है स्नेहा? अब बस सेकंड और फर्स्ट का रेशो ले लो, सेकंड अपॉन फर्स्ट। ओके, सेकंड अपॉन फर्स्ट का रेशो ले लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशो, राइट हैंड साइड का रेशो, तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कट जाएगा, तो आपका बच्चों इधर क्या आ जाएगा? फिर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा? एफ बाई एन टेन थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा? एफ बाई एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा एफ बाई एन के इक्वल आ जाएगा। और फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों? सिंस, तो आप क्या कह सकते हो? म्यू इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल आ जाता है, और थीटा क्या आ जाता है आपका? टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आ जाता है। इससे आप ये कह सकते हो, इस वाली रिलेशन से थीटा को इधर छोड़ दो, टेन नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आ जाता है। ये आपका आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज। आई बात समझ में बच्चों? आ गई बात समझ में? ठीक। अलीशा, अलीशा आई बात समझ में? ठीक है पाखी, फिलिप कुरियन, फिलिप। ठीक। तो बच्चों ठीक, यहां तक सबको बात आती है समझ में? अनंजय को भी समझ में आ गया? गुड, अनंजय को भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और पाठक जी को? श्रेयांश, श्रेयांश को भी आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों सबने? बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? संयम अनेजा, संयम। ठीक है बेटा, यहां तक सबको बात आ गई समझ में? ये एक बार फिर से देख लो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बस एक मिनट के लिए जल्दी से देख लो। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? देखो, एंगल ऑफ रिपोज होता है
कि इंक्लाइंड सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जिससे जो बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है वो नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी प्लेस्ड over the inclined surface just begins to slide down. Angle of the inclined surface with the horizontal such that the body placed over the inclined surface just begins to slide. ठीक है, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कह देते हैं। फिर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। वेट नीचे की तरफ mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे करके लगेगा। अरे कोई चीज अगर ऐसे करके रखी हुई है तिरछी, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसी तो लगेगी उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई चीज ऐसे करके है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे करके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये करके लग जाएगा। इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, टोटल 90, तो ये थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा 90 हो जाएगा, है ना पाखी? ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अब mg रिजॉल्व हो गया, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, टेल के अलोंग रिजॉल्व होते हैं हमेशा। तो जहां पे एंगल बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट आ गया, जहां पे एंगल नहीं कंसिडर हो रहा वहां पे साइन कंपोनेंट आ गया। mg sin थीटा पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है स्नेहा? इक्विलिब्रियम एन mg cos थीटा के इक्वल। अप्लाइड फोर्स इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के इक्वल और n mg cos थीटा के इक्वल, जिससे ये बैलेंस रहेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, दोनों का रेशो ले लिया आपने f by n, mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, तो tan थीटा f by n के इक्वल, tan थीटा म्यू के इक्वल। f by n फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है उनका रेशो, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू tan थीटा के इक्वल और थीटा tan इनवर्स म्यू के इक्वल आ जाता है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही tan ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है, या एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और यहां तक सबको बात आती है समझ में? ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं